नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी वर्ण व्यवस्था की, और वर्ण व्यवस्था किस प्रकार जो है वो एक डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन का सोर्स बनी, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। आपके मन में ये सवाल आया होगा कि जब वर्ण व्यवस्था इस तरह से खराब थी और एक तरह से ये एग्जिट का सिस्टम तो था पर एंट्रेंस का सिस्टम नहीं था, यानी कोई वर्ण में अगर ऊपर के वर्ण में कोई अगर इस तरह का काम करता था कि वो उस वर्ण के नियमों के मुताबिक नहीं था, तो इक्के दुक्के ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि वो नीचे के वर्ण में आ गया, किंतु नीचे के वर्ण से ऊपर के वर्ण में जाने के उदाहरण नहीं मिलते हैं। एक दो हम अगर बात करें अपवादों की, तो जैसे भीष्म का उदाहरण हम ले सकते हैं। इंडियन माइथोलॉजी में भीष्म एक प्रमुख पात्र है, पर भीष्म के बारे में ये माना जाता है कि वो जितने अच्छे शस्त्रों के ज्ञाता थे उतने अच्छे शास्त्रों के ज्ञाता थे, फिर भी वो क्षत्रिय वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में नहीं जा पाए। तो भीष्म का पात्र भले ही काल्पनिक पात्र हो, क्योंकि इतिहास का एक बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है कि रामायण और महाभारत है वो ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, वो एक काव्य है, माइथोलॉजी है। अगर काल्पनिक पात्र है तो भी कल्पना में भी जब आप शिफ्ट नहीं कर सकते, अपवर्ड मोबिलिटी नहीं कर सकते, तो फिर हम समझ सकते हैं कि वास्तविकता किस प्रकार रही होगी। बहरहाल जो बड़ा सवाल वर्ण व्यवस्था के संबंध में मन में आता है वो ये कि जब ये इतनी डिस्क्रिमिनेटरी थी, इतनी खराब थी, तो इसको लेकर के उन लोगों के मन में अनरेस्ट क्यों नहीं हुआ, यानी उनके मन में एक गुस्सा और क्रोध का भाव क्यों नहीं आया। इसके दो तीन रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि जो टॉप वर्ण में थे, ब्राह्मण वर्ण में लोग, उन्होंने अपने से जस्ट नीचे वाले वर्ण यानी क्षत्रिय वर्ण के लोगों को ये समझाया कि आप 2% या 3% से तो नीचे हो, पर 90% से आप ऊपर हो, 90% आपके नीचे है। तो इस कारण उन्होंने अपनी जो वर्ण व्यवस्था में उनका जो स्टेटस था उसको उन्होंने मतलब उससे वो सेटिस्फाई हो गए और ब्राह्मणों ने उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया। उसके बाद में जो उनसे नीचे का वर्ण था वैश्य वर्ण, उनको एक आ गया कि भले दो वर्ण आपसे ऊपर हो किंतु एक बहुत बड़ा तबका है जो आपसे नीचे है। तो इस तरह से वो भी एक हद तक संतुष्ट हुए, और फिर जो बहुत बड़ा तबका था शूद्र का, उस तबके को भी इस तरह से छूत शूद्र और अछूत शूद्र में इस तरह से उसको विभाजित कर दिया गया कि एक तबका ये मानता था कि मैं इतने तबकों से ऊपर हूँ, इतने तबके मेरे से नीचे हैं, तो इस कारण वो उसमें उस तरह से अपनी स्थितियों को लेकर के और तीखे सवाल पैदा नहीं होते थे। एक बात थी ये। दूसरा जो इसका कारण था वो ये था कि जो ये हमारा वर्ण व्यवस्था थी, इस वर्ण व्यवस्था में जिस तरह से काम का बंटवारा किया गया था कि ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं तो ये काम करेंगे, क्षत्रिय वर्ण के ये करेंगे, वैश्य वर्ण के ये करेंगे, इससे क्या है कि उन वर्णों के अंदर बहुमुखी प्रतिभा का विकास नहीं हो पाया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जब भी हमारे यहाँ पे बाह्य आक्रमण हुए तो उन आक्रमणों में भारत की जो सेनाएं हैं वो इसलिए पराजित हुई क्योंकि हमारे यहाँ सामंतशाही व्यवस्था थी, और राजा जो है वो सामंतों को एक बड़ा इलाका लौट करके ये कह देता था ये इलाका आपका, इस इलाके से रेवेन्यू कलेक्ट करके इतना हिस्सा मुझे दो और इतना हिस्सा आप रखो, इसके बदले में जब भी युद्ध होगा तो आपको इतने सैनिक देने होंगे। अब जो सामंत थे वो कुछ लठैत रखते थे, क्योंकि जो आम किसान था बेचारा वो तो कुछ लठैतों के बलबूते पर ही कंट्रोल किया जा सकता था, बाकी वो बहुत बड़ी परमानेंट सेना रख करके उसका खर्चा वहन नहीं करते थे। और जब भी युद्ध की स्थिति आती थी तो वो ऐसे किसान और इस तरह के जो भी लोग थे उनको इकट्ठा करके वो सेना में भर्ती करके ले जाते थे। वो अनट्रेंड लोग होते थे। जैसे युद्ध शुरू होता था, तलवारों की जब ढाल तलवार और उनकी जब गर्जना होती थी तो उससे डर करके और पूरी जो सेना है वो भाग जाती थी, क्योंकि वो ट्रेंड सैनिक होते नहीं थे, और थोड़े से सैनिकों के दम पे बाहर से जो भी आक्रमणकारी आया उसने भारतीयों राजाओं को हरा दिया, क्योंकि भारत के जो राजा थे वो बिल्कुल ट्रेंड नहीं थे। और एक तरह से ये पूरा भारत का जो इतिहास है गप का इतिहास है। बड़ी बड़ी गप्पें चलाई गई, वीरताओं की और शूरवीरता के बड़े बड़े जो है वो किस्से गढ़े गए, जबकि एक भी युद्ध में शूरवीरता का उदाहरण हमें नहीं मिलता है। वो इसीलिए कि एक पूरा का पूरा एक झूठ का महल बनाया गया, उस महल के आधार पे ही सब चीज़ों को सेट करने का, जस्टिफाई करने का प्रयास किया जाता रहा। तो ये जो जैसे किसान वर्ग था तो उसके पास जो हथियार थे वो ऐसे ही थे कि खेती कर लिया, किसी पशु को डरा दे, युद्ध लड़ने लायक हथियार नहीं थे, वो स्किल और ट्रेंड ही नहीं था। इस कारण ना तो वो खुद क्रांति करके और अपनी स्थितियों में बदलाव कर पाया,
ना ही वो इस तरह से स्किल्ड हुआ कि तर्क करके बदलाव कर पाया, तो वो यथास्थितिवादी बना रहा। तो ये जो वर्ण के साथ में कि अमुक वर्ण का व्यक्ति ये काम करेगा, अमुक वर्ण का ये काम करेगा, ये उसने बहुमुखी प्रतिभा के विकास के रास्ते कुंद कर दिए हिंदुस्तान में। तो एक ये भी वजह थी कि जब आप में क्षमता नहीं होती तब आप सवाल उठा करके, क्रांति करके और स्थितियों में बदलाव नहीं कर सकते। तो ये भी एक रीज़न था, दूसरा बड़ा कारण जिसके कारण ये व्यवस्था खराब और अनैतिक होते हुए भी चलती रही। तीसरा जो रीज़न था वो ये था कि इस वर्ण व्यवस्था के साथ में कर्म का सिद्धांत जुड़ा हुआ था। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि आज आप इस जन्म में जो कुछ हो वो पिछले जन्म में किए गए कर्मों की बदौलत हो। यानी आज आपकी जो स्थिति है उसके लिए वर्तमान में कोई जिम्मेदार नहीं है, तो आप खुद ही जिम्मेदार हो। कब? पिछली बार के जन्म के, जिसको किसी ने देखा नहीं। तो इस तरह से जो व्यक्ति था उसको यथास्थितिवादी बनाने का प्रयास किया गया। उस बड़े तबके को जो अधिकारों से वंचित था उसको ये समझा दिया गया, एक तरह से उसकी मानसिक नसबंदी कर दी गई कि तुम्हारी आज की जो स्थिति है इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं है, जो तुमसे ऊंचे तबके के लोग हैं, जो सत्ता पे काबिज है, जो व्यवस्था पे काबिज है, अपितु तुम खुद तुम्हारी स्थिति के लिए जिम्मेदार हो, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने खराब कर्म किए थे और उन खराब कर्मों से जो तुम्हारे पे खराब कर्मों का जो कर्जा है एक तरह का, उस कर्जे को उतारने की या उन खराब कर्मों से छुटकारा पाने का तरीका ये है कि आज जो तुम्हारी खराब से खराब स्थिति है उसको तुम हंस करके स्वीकार करो, खुशी खुशी स्वीकार करो और उसी जीवन को जियो। उसमें बदलाव कि तुम मन में मत सोचो, उसको जियो, तभी तुम उन कर्मों से छुटकारा पा सकते हो। आप ये देखिए कि कितनी अतार्किक, अमानवीय, अनैतिक और कितनी खराब बात है ये कि आज की स्थिति के लिए, क्योंकि इंसान जो है बेसिकली ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि किसी एक पर्टिकुलर घर में पैदा होने से एक व्यक्ति बहुत भाग्यशाली हो जाता है, दूसरा बहुत दुर्भाग्यशाली हो जाता है। असल में वो भाग्य और दुर्भाग्य कुछ नहीं होता। समाज में निर्मित वो व्यवस्थाएं हैं जो असमानता को संरचनात्मक स्वरूप दे करके उसको पोषित करती है। उन असमानताओं के कारण ही एक व्यक्ति की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, दूसरे की बहुत खराब हो जाती है। तो ये सोशल इनजस्टिस है, जो सोशल इनइक्वालिटी है वो। तो बेसिकली ये जो इस तरह की बात की गई, इस तरह की बात के पीछे जो रीज़न था वो रीज़न यही था कि बड़ा तबका जो वंचित है, शोषित है, दलित है, वो तबका किसी भी रूप में अपनी स्थिति के बारे में तार्किक सवाल न करके और उसको मान करके पूर्व जन्मों का प्रतिफल और उसको भोगता रहे। मार्क्स ने भी जब इंडियन रिलीजन और सोशल सिस्टम के बारे में लिखा था तो उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान का जो गरीब आदमी है उसकी स्थिति उस चौखट के पत्थर की तरह है जो ये मानता है कि मैं वो पत्थर हूँ जो कभी भी मूर्ति का पत्थर नहीं हो सकता, मेरा काम तो चौखट के ऊपर जूतों की रगड़ खाना ही है। तो ये स्थिति जो है वो एक बड़े तबके की वर्ण व्यवस्था ने कर्म के सिद्धांत के साथ में मिलकर के पैदा कर दी। इस कारण ये एक खराब व्यवस्था होते हुए भी चलती रही। तो ये वर्ण व्यवस्था के वो कुछ पक्ष थे जिनको बताना जरूरी था। इसी वर्ण व्यवस्था से जुड़ी हुई एक चीज़ है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में भारत में समाज को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। दरअसल ये सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक तरीका था कि एक निश्चित एज तक 25 साल तक 100 साल का जीवन मानते हुए पहले 25 साल वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुकुल में जाएगा और अध्ययन करेगा, फिर जो नेक्स्ट 25 साल थे उसमें वो गृहस्थ जीवन जिएगा। फिर वानप्रस्थ का मतलब हो गया कि एक तरह वो अपनी गृहस्थ की जिम्मेदारियां हैं उनसे मुक्त होकर के और वो सोशल वेलबींग के लिए कार्य करेगा। फिर 75 से 100 में संन्यास में वो स्वयं का कल्याण करेगा। अब ये भी व्यवस्था जो थी, इस व्यवस्था में भी कई सारे जो गड्ढमड तरीके थे। एक तो ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम था जिसमें मुख्य काम शिक्षा ग्रहण होता था। बड़ा सवाल ये कि कितना प्रतिशत तबका था जो शिक्षा ग्रहण करता था। दूसरी बात ये कि हम संन्यास की बात करें तो आज जो इतनी बड़ी सन्यासियों की फौज है ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पे एक बहुत बड़ा बोझ है। अनप्रोडक्टिव मीनिंग में वो काम करते हैं। आज इन्होंने इस तरह से एक बाजार के साथ में मिलकर के तंत्र खड़ा कर लिया है कि जगह जगह जा कर के ये बात कहते हैं, उसमें ज़्यादातर बातें वो अवैज्ञानिक और अतार्किक हैं और बिना कोई प्रोडक्टिव योगदान दिए बहुत बड़े ये कंज्यूमर है। और एक पूरा नेक्सस है अधिकारियों का, ब्यूरोक्रेट्स का, नेताओं का और सन्यासियों का और व्यापारियों का, और वो नेक्सस भी आज भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे सन्यासी जो राजनीति में हैं, जो MP
मंत्री और मुख्यमंत्री तक बने हुए हैं। एक तरफ तो सन्यास का जो डिस्कोर्स है वो ये कहता है कि सन्यास का मतलब है कि सामाजिक रूप से आपकी हत्या हो गई, आपकी गर्दन कट गई, आप सोशली इररिलेवेंट हो गए, सन्यासी का काम ये कि आत्म कल्याण करना। और दूसरी तरफ सन्यासी सारी पंचायती करते हैं, जब पंचायती करनी है तो आप इस भगवा कपड़े की आड़ में क्यों करते हैं। तो ये एक बड़ा एक विचित्र है। आप टीवी पे बाबाओं के चैनल है और एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, कई बाबा हैं जो व्यवसायी बने हुए हैं। और मेरी आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि बाबा रामदेव जो इतने शुद्ध गाय के देसी घी का क्लेम करते हैं, उनके पास में इतनी देसी घी को उत्पादन करने वाली गायें कहाँ से है। इतनी गायें नहीं है तो वो बाजार से घी खरीदते हैं, वो शुद्ध देसी घी उनका ठप्पा लगने से ही हो जाता है क्या। ये बड़ा सवाल है, पर इस सवाल का जो है वो जवाब मुझे तो नहीं मिल पाया। तो इस तरह के सवाल सोचना समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए लाजिमी है। इसलिए लाजिमी है कि सोशियोलॉजी ये कहती है कि जब तक क्रिटिकली एनालाइज नहीं करेंगे, ये सब आलोचनाएं नहीं है, ये क्रिटिकल एनालिसिस है, एक विश्लेषणात्मक विवेचना है। और ये विवेचना इसलिए ज़रूरी है कि आदमी क्या है, आदमी की तरह ही आज से 1 लाख साल पहले 6 प्रजातियाँ थी, किंतु सेपियंस हम एक ही हैं। बाकी सबका जीनस तो होमो था, पर सेपियंस कोई नहीं था। सेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान होने का मतलब है कि हम तर्क करें, तो तर्क की कसौटी पे ये बातें गले नहीं उतरती है। तो उस समय सिस्टम था, उस व्यवस्था के हिसाब से था, आज वो सिस्टम नहीं चल सकता। तो ये हम समझ, ये वर्ण और आश्रम व्यवस्था है, ये समझने के लिए है कि उस समय किस तरह का सिस्टम था, उसके इम्पैक्ट क्या है, और आज भी वो इम्पैक्ट किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव वे में सोसाइटी को प्रभावित कर रहे हैं। दुर्भाग्य से वो जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव नहीं है। उस समय में कुछ व्यक्तियों ने अपना अधिकार बनाए रखने के लिए वर्ण का सिस्टम बनाया। आश्रम व्यवस्था जो है उसमें ज़रूर कुछ चीज़ें निश्चित रूप से अच्छी थी, और वो आज नहीं है, उस समय थी। आज तो आश्रम व्यवस्था का कोई सिस्टम भी उस तरह का है ही नहीं जो एंशियंट इंडियन सोसाइटी में था। पर आश्रम व्यवस्था के साथ भी बड़ा जो सवाल जुड़ा हुआ है वो ये है कि वो जो पहला 25 साल का पीरियड था, उस 25 साल में बड़ा तबका शिक्षा से क्यों वंचित रहा। तो ये बताता है कि ये जो 4 भाग में बांटा गया था, ये छोटे से तबके के लिए था, पूरी सोसाइटी के लिए नहीं था। तो अब अगले में हम पुरुषार्थ और कर्म के बारे में अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू।